साथियों, उद्योग की आवाज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिसको हिमाचल की जो पहली महिला इंडस्ट्री एसोसिएशन की अध्यक्ष की कमान जिन्होंने संभाली है और नालागढ़ में अपना उद्योग वो चलाते हैं। लंबे समय से काफ़ी लंबा तजुर्बा है, तो हम उनसे एक इंडस्ट्री एसोसिएशन के नाते उनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी, उनका जीवन किस तरह का है और वर्तमान में वो किस प्रकार अपना उद्योग का संचालन कर रही हैं और सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। आज हमारे मध्य है अर्चना त्यागी जी। अर्चना जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको NIA की जो कमान मिली है उसको लेकर आपको जो है बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने उसकी कमान संभाली है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल है कि हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा चेहरा है जो अभी लाइमलाइट में 2-4 दिन से आया। उससे पहले भी हालांकि आप काम करते रहे, अब सार्वजनिक जीवन में आना है, पब्लिक डोमेन में आए हैं, तो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अर्चना त्यागी है और मैं 1994 से यहाँ पे कृपालपुर नालागढ़ में मेरी इंडस्ट्री मैंने इस्टेब्लिश करनी शुरू की। 96 में इसकी प्रोडक्शन हुई और मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में मैंने BA किया, उसके बाद MBA किया, उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ फिलोसफी इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की। मैंने फिर उसके बाद लॉ ग्रेजुएशन किया और मैं रजिस्टर्ड लॉयर भी हूँ हाई कोर्ट की। तो हालांकि मैं केसेस नहीं लड़ती हूँ, पर कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े किसी PIL या कुछ और तो यहाँ पे मैं 1996 में आ गई थी। 1996 के बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया। सबसे पहले मैंने मैकडॉवेल एंड कंपनी और कुछ अपने ब्रांड्स भी थे, मेरे लोकल ब्रांड्स जो मैंने इस्टेब्लिश किए और पूरे हिमाचल प्रदेश में उनको सप्लाई किया। और उसके बाद मैंने उन ब्रांड्स को उत्तरांचल में सप्लाई किया और उसके बाद मैंने फिर चंडीगढ़ में भी सप्लाई किया और दिल्ली में भी मेरा काम रहा है। वहाँ भी मैंने हिमालयन गोल्ड के ब्रांड्स जो हैं वो सप्लाई किए हैं और मेरी कंपनी का नाम हिमालयन गोल्ड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड है। और आज की डेट में मैं परनोड रिकार्ड के नाम से जो कंपनी है उसके साथ जो है परनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है वो काम कर रही हूँ। ये मेरा है कि मैं जो उद्योग में काम करती हूँ या जो उद्योग हमारा है जिसे मैं चलाती हूँ उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और हम लिकर के काम में हैं, IMFL बनाते हैं यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर, और कुछ मशहूर ब्रांड्स बनाते हैं जैसे रॉयल स्टैग हो गया, आपका ब्लेंडर्स प्राइड हो गया, इसी तरह के कुछ ब्रांड्स हम बनाते हैं जो कि काफ़ी डिमांड में रहते हैं। ये मेरा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन है। जिस दौर में आपने अपनी शिक्षा पूरी की, उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो उस समय एक लक्ष्य होता था कि नौकरी करना। उस समय तो यही होता था कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आपको किस तरह लगा कि इतनी डिग्रियां करके, MBA करके, लॉ करके नौकरी नहीं करनी है, उद्योग लगाना, इस तरह का रिस्क जो एक महिला ने किस प्रकार लिया कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं करनी है, रूटीन की चीज़ें। हालांकि वो दौर ऐसा था जिसमें लोग नौकरी के लिए तरसते थे। राणा जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, MPhil कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने सोचा और मैंने फिर एक हमारी बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है हिमकॉन, जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाती है और वो प्रोजेक्ट्स डेवलप भी कराती है और एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कराती है। तो मैं वहाँ पे एज अ रिसर्च ऑफिसर और कंसल्टेंट बन गई। वहाँ पे मैंने ये सीखा, वो मेरी एक जॉब थी, यानी कि मैं ये सेमी गवर्नमेंट एक इदारा था जिसमें कि मेरी जॉब थी ये कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को तैयार करूं, उनको उनके प्रोग्राम्स में EDP में यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं उनको सारी चीज़ बताती थी कि शुरू से लेके आखिर तक इंडस्ट्री कैसे लगती है। उसके बाद जब मेरे को उसमें महारत हो गई हासिल और मुझे पता लग गया कि इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए इतनी चीज़ों को काम करना पड़ता है और ये NOCs चाहिए, इस तरह से चाहिए और इस तरह से इंडस्ट्री लगती है, तो मैंने एक हमारी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हुई, फर्मेंटा फार्मा बायोडिल लिमिटेड। वो आपकी ब्यास रिवर के बेसन में वो फैक्ट्री लगी जो 7-ACA DCA और कुछ रॉ मटेरियल जो है वो ड्रग्स की बनाती थी। और ये जो फैक्ट्री थी ये कोलैबोरेशन थी चेकोस्लोवाकियन गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें मैंने कोई 2 साल काम किया जिसमें मैंने इनफैक्ट एक मैंने
तजुर्बा लिया कि फैक्ट्री इनफैक्ट लगती कैसे है, आपने उसको मैंने लगाया। यानी कि टेक्निकल जो आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज थी वो उन लोगों की थी, और जितना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो फैक्ट्री लगानी थी, जो प्रोक्योरमेंट थी, जो फैक्ट्री बनाने के लिए जितनी प्रोक्योरमेंट होनी थी, वो सारी मैंने अपने हाथों से की। 2 साल में मुझे ये तजुर्बा हो गया कि फैक्ट्री लगती कैसे है। तो हिमाचल को क्यों चुना आपने? और भी जैसे आप कहीं जा सकते, ऐसा क्या रहा कि हिमाचल में शांत प्रदेश है, ईमानदार लोग, क्या आपके मन को भाया कि नहीं हिमाचल में ही चलना है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली भी गई, मैंने वहाँ भी काम किया, मैंने हर जगह काम किया, पर वो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो इसलिए मैंने जो है वो हिमाचल को चुना, क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मैं हिमाचली ही हूँ, हिमाचल में रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने हिमाचल चुना। आप NIA के जो अध्यक्ष बने हैं, तो आप क्या मानते हैं कि संगठन को चलाना कितना आप में जो परिपक्वता है? क्या आप जो NI इंडस्ट्री एसोसिएशन है नालागढ़, किस तरह का आपने ड्राफ्ट बनाया है कि किस पैटर्न पे इसको चलाना है? राणा जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ NIA की, तो इस दौरान मैंने ये महसूस किया है कि NIA की अध्यक्षता करना और इसको चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जो चीज़ें हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है, मगर उसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, सुधार की जरूरत है, बहुत स्कोप है। और हमें आज की डेट में हमें बाहर से निवेश लाना ही होगा, और उस निवेश को लाने के लिए हमें अपने रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, बाय लॉज, इनमें सब में जो है वो संशोधन और तब्दीली करनी पड़ेगी। तो इस सब चीज़ को देखते हुए, ताकि बाहर से निवेशक आ सकें और हमारे प्रदेश में उसको निवेश कर सकें और हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े, हमारी आर्थिकी आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें राणा जी सबसे पहले तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा जो, हाँ जी, आपकी रोड्स हैं, आपकी रेलवे लाइन है, ये जल्द से जल्द इनका बनना, इनका कंप्लीट होना, ये सर्वोपरि है, ये अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो निवेशक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्यों नहीं आना चाहता? अब कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है, इंसेंटिव, अब क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं आना चाहता? जब मैं ये कहती हूँ पैकेज और इंसेंटिव ना होने के बावजूद भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आना चाहता है, क्योंकि यहाँ के जो सरकारी ढांचा है, जो लोग हैं, वो बाहर की बनिस्बत बहुत अच्छे हैं, अकोमोडेटिंग हैं, और सरकार के एम्प्लॉयज़ भी बहुत अकोमोडेटिंग है, क्योंकि ये छोटा सा स्टेट है, इसमें जो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपने आधारभूत ढांचे को इम्प्रूव करें और कुछ संशोधन, क्या एक प्रॉब्लम है राणा जी, वो है ज़मीन खरीदने की। हाँ, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसमें 118 का जो एक्ट है उसको हम LR 118 में हमें इसमें संशोधन लाने पड़ेंगे, इसमें कुछ ढील देनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज़ को हमें एक, देखिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहता है कि मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, मगर वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड में, एक निश्चित समय सीमा में उसको हमें वो ज़मीन मुहैया करानी है। ये सबसे बड़ा इशू है। लोगों की जो परमिशंस हैं वो 2-2 साल, 3-3 साल, कईयों की तो 5-5 साल लटकी रहती हैं, जिसकी वजह से उनके एग्रीमेंट्स भी कैंसिल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट खत्म हो जाती है, और तब तक जो प्रोजेक्ट वो लगाने चले होते हैं उससे नई इनोवेशन हो जाती है, वो मार्केट कुछ और ही बदल जाती है। तब तक वो कैश करने के बजाय वो उनके ऊपर एक बर्डन बन जाता है, और जिसकी वजह से वो उस प्रोजेक्ट को भूलना ही बेहतर समझते हैं। हिमाचल में 10 लाख से ज़्यादा जो बेरोजगार हैं, अगर अनरजिस्टर्ड देखे जाए तो 15-16 लाख है, तो बिल्कुल
क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो पूरे हिमाचल में बेरोजगारी से, टूरिज्म है, किस फैक्टर को आप मानते हैं, किस फैक्टर को सरकार को काम करना चाहिए, कौन से फैक्टर ध्यान रखें? सबसे पहला फैक्टर जो मेरे विचार में है वो है 118 में ढिलाई देना। ढिलाई इस तरह से नहीं कि जो मिसयूज हो, ढिलाई उस तरह से कि उद्योग लगे, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट कोई और इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री है कोर सेक्टर की है, या कोई ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, या किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, उसको कैटेगराइजेशन करके सरकार को दरवाजे खोलने चाहिए कि आइए, आपका स्वागत है, हम आपके हाथ फैलाए हुए आपके लिए खड़े हुए हैं, आप आइए और अपना काम कीजिए। देखिए, तरह तरह के उद्योग, तरह तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स, तरह तरह के ट्रेडिंग सेंटर्स ये आपके डेवलप होंगे तो लोग तो हमारे ही कामगार होंगे और रोजगार भी उन्हीं को ही मिलेगा। नालागढ़ उद्योग संघ के अध्यक्ष के नाते क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? आपको ये इस चीज पे काम करना है, बिजली पे काम करना है, 118 का तो आपने बताया, और कौन सा फैक्टर आपको लगता है? देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा इस वक्त 2 फैक्टर्स की चिंता है। एक तो आधारभूत ढांचे की इम्प्रूवमेंट की, और दूसरा जो है वो उद्योगपतियों के लिए एक उद्योग सुलभ नीति बनाने की, चाहे उसमें 118 आए, चाहे उसमें टैक्स स्ट्रक्चर हो, चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भागीदारी या सहयोग हो। ये मेरी प्राथमिकता है। सरलीकरण चाहते हैं आप? सरलीकरण चाहते हैं के जंजाल से आप बाहर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा नियम ना हो, नियम हो मगर उतने जितने की आवश्यकता है। तो एक आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो उससे जुड़ा नहीं है। आपने कहा भी वो प्रोडक्ट तो ऐसा है जो उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, उसकी कोई लिखा नहीं जाता कि किस चीज़ की दुकान है, उसमें वास्तुशास्त्र नहीं चलता, उसमें नाला नहीं चलता, उसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं देखा जाता कि कहाँ है, वो लोग पहुँच जाते हैं जी। तो सब में एक होता है कि कोई हलवाई भी होता है तो वो उस चीज़ को चखता है, पहले देखता है भी मेरी जो मिठाई अच्छा बना है या नहीं बना है। हाँ, तो आपका जो प्रोडक्ट है लिकर का, ये जो का, तो इसको कौन चखता है आपके परिवार में? आपने कौन सा सदस्य रखा हुआ है कि देख भाई ये कैसी बनी है? तो किस तरह आप देखते हैं कि महिला होने के नाते? भाई महिला होने के नाते हमने तो आज तक किसी चखा नहीं, हम आपसे सच बताते हैं। तो बंदे कौन कौन से रखे हैं जो हमने अपने केमिस्ट्स रखे हुए हैं, हमने अपने टेस्टर रखे हुए हैं जो इसको चखते हैं और बताते हैं कि ये मार्केट में चल पड़ेगा या नहीं चलेगा। मगर हाँ, पहले मेरे जो हस्बैंड थे वो ज़रूर शराब के शौकीन थे और पीते भी थे, मगर अब कई ज़माने हो गए उन्होंने भी चखना छोड़ दिया। तो दूसरा आपका जो अभी मज़ेदार सवाल यही है, वो आप इंटरव्यू आपका हो गया कि हर घर में जो लड़ाई है वो शराब की वजह से है। आप ठीक कहते हैं, यही है ना? बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब ये पी के आ जाते हैं शाम को, बहुत सारे लोग हैं, कुछ ज़्यादा पी लेते हैं, कुछ और ज़्यादा पी लेते हैं जी। तो आपका ऐसा प्रोडक्ट है, कभी मन में आता है कि यार क्या करें, हम तो लोगों को रोजी रोटी दे रहे हैं, आप लोगों को सैकड़ों को नौकरी रखी है, ट्रक है और है, केमिस्ट है, तो कोई महिलाओं से ऐसा नहीं आता कि बीबी ये क्या बनाने लगी, साडा का घर जड़ा है उदा खत्म हो जाता है? आप ठीक कहते हैं, इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट का जो स्लोगन है, ड्रिंक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, शराब पियो मगर सिर्फ एक थोड़ा सा जो है वो एंजॉयमेंट के लिए, बट रिस्पॉन्सिबली शराब पीजिए। इस तरह से शराब मत पीजिए कि आपको यही पता नहीं है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। और रही बात दूसरी, तो मैं राणा जी आपको एक बात कहूँगी, काम तो काम होता है, उससे कोई समझौता नहीं है। अगर एक कसाई है तो उसका तो काम जो है वो बकरे काटना ही है। इसी तरह से जो एक शराब है ये भी एक काम है मेरे लिए। मैं ये नहीं देखती कि ये इसका क्या आउटकम है या क्या आफ्टर इफेक्ट है। दवा वाले दवा बनाएंगे और दारू वाले तो दारू ही बनाएंगे। तो जो आपने बताया कि इसको कंफर्ट में पीना, कितना पीना है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल 2-3 पैक में वो कितना रिस्पॉन्सिबल में कुछ पैमाना कराए। हाँ, बस जितनी ना चढ़े, बस वो इतना कि जितना कि आपकी हेल्थ अलाउ करती है और आप बिल्कुल होशो हवाश में रहते हैं और आप बिल्कुल अच्छी तरह से आते जाते हैं। कोई आपको ये नहीं लगता कि आपने पी है या आपने नहीं पी है।
इतना ज़रूर है। 2 सवाल मेरे अंतिम है कि युवाओं को आपका क्या संदेश है? आपने कहा भी काम बढ़ना चाहिए। हाँ जी। मुख्यमंत्री चाहे सुक्खू जी हैं चाहे पहले के रहे, उनका यही रहा कि हिमाचल में बेरोजगारी बहुत है, कम हो जी। तो अब BBN है, कांगड़ा है, ऊना है, इस पट्टी में ही जो नदी किनारे आप देखते हो यहीं पे औद्योगिक विकास है। हिमाचल का जो इंटरनल हिमाचल है वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? या BBN में आए या वहीं कुछ काम शुरू करें? देखिए, मेरा तो ये संदेश है युवाओं के लिए कि मेहनत सफलता की पूंजी है और पूंजी है। अगर देखिए, आजकल के युवा बिना पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट से जुड़े होने का मतलब ये है कि वो पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। ऐसे सिनारियों में यदि युवा अपने घर में कोई कार्य करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी संस्थाएं देखी हैं जो लेडीज़ ने बनाई हैं, युवतियों ने बनाई हैं और उनकी बहुत फर्स्ट क्लास चल रही हैं, जिनको आप NGO भी बोलते हैं, अदरवाइज भी बोलते हैं। तो वो घर में चाहें तो घर में भी कार्य कर सकते हैं, अन्यथा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से उनका भविष्य बहुत सुनिश्चित और सिक्योर होगा। अर्चना त्यागी जी, कितना टाइम जो है परिवार को देते हैं, उद्योग को देते हैं, कितना टाइम जो आप काम करते हैं? आपको लगता है कि भी इतना काम भी करना है, घर भी देखना है और बच्चे भी देखने हैं और परिवार भी है, समाज भी है, तो कितना टाइम जो आप डिवोट करते हैं इस उद्योग में? या आपने कहा कि मेरी साधना है ये उद्योग, कितना टाइम आपको, किस तरह तालमेल आप बिठाते हैं? उद्योग मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उद्योग में जहाँ जहाँ जब जब जैसे जैसे मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं उसको पूरा वक्त देती हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने परिवार को इग्नोर करती हूँ। परिवार मेरे लिए सर्वोपरि है। जहाँ मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता है मैं हमेशा उनके साथ खड़ी मिलती हूँ। और उद्योग की जहाँ तक बात है तो आपने उद्योग का देख ही लिया होगा कि मैं इतने वर्षों से, यानी कि आप ये देखिए कि अगली साल इसको 30 वर्ष हो जाएंगे। 30 साल आपके? अगली नेक्स्ट ईयर। तो आप ये देखिए कि इतने सालों से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो राणा जी, आप भी यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, आपने इधर उधर लोगों से हमारे बारे में पता किया या सुना या कुछ भी है। हमारे उद्योग में कभी भी महामारी की कृपा से कोई इस तरह का कोई परेशानी नहीं आई। और वह परेशानियाँ कब आती हैं? जब आप अपने उद्योग को और अपने कामगारों को सही वक्त नहीं दे पाते। अगर आप उनके साथ हैं, आप उनका पूरा कार्य देखते हैं, आप उनका पूरा ध्यान रखते हैं, तो आपके उद्योग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप जो है 30 साल आपको हो गए, आपका जो है उद्योग, आपको शुभकामनाएं। अब आप एक पब्लिक आइकन बनने वाले हैं और बनने जा रहे हैं, और आपका नाम वैसे सब लोग जानते ही हैं, बहुत पुराने हैं आप। यहाँ पे कोई ना कोई, चाहे ट्रक वाला यहाँ आता होगा, चाहे और है कोई अपलोड लोड होता है, तो हर कोई ये कृपालपुर के बारे में ये जानता है कि आप यहाँ। अब आप पब्लिक को भी बहुत आशाएं होंगी आपसे कि अब आप पब्लिक में भी हमारे लिए भी कुछ करो। लोगों को होगा मैडम बन गए हैं, इजीली अप्रोचेबल है, अंदर ही रहते हैं, तो लोगों की भी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, तो उनको किस तरह पूरा करेंगे आप? देखिए राणा जी, ओवरनाइट जैसे हम बोलते हैं ना कि एकदम से जादू की छड़ी से कुछ नहीं होता है जी। ये एक स्लो प्रोसेस है। ये एक स्लो प्रोसेस है। आज आपका काम हुआ, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। इस तरह से ये धीरे 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 चलता जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी, जितना मुझ में सामर्थ्य है, जितना मुझ में सामर्थ्य है उसकी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं लोगों की अपेक्षाओं पे पूरा उतरूं। और मैं सरकार से भी आशा करूंगी, उनसे भी निवेदन करूंगी कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ जो है वो एक सकारात्मक रवैया अपनाएं और इसे आगे बढ़ने में सहयोग दें। धन्यवाद अर्चना जी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। तो ये थे हमारे साथ नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना त्यागी जी। बहुत सारे मुद्दों पे हमने इनसे बात की। मुख्य मुद्दा इनका यही था, विकास और रोजगार और उद्योग तीनों में तालमेल किस प्रकार ये बनाएंगी। इन्होंने बताया सरकार का सहयोग भी दिया जाएगा और सरकार को बेरोजगारी हल करने में सहयोग जो है दिए भी जाएगा।
जहां तक प्राथमिकताओं की बात थी, इन्होंने साफ कहा कि हिमाचल में अब किसी प्रकार का पैकेज सब्सिडी नहीं है। तो बहुत सारे उद्योग जगत, जो निवेशक कारपोरेट जगत यहाँ आना चाहता है, लेकिन सरकार को जो उद्योग के दरवाजे हैं, जो एक प्रकार के टोल टैक्स हैं, चाहे एनओसी है, 118 का जैसे मुद्दा है वो रहे, लेकिन उसमें इतना सरलीकरण हो कि 2-3 साल ना लगे। जितनी जल्दी उद्योग स्थापित होगा उतनी जल्दी ही हिमाचल का जो और भाग्य का द्वार खुलेगा। और बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा।